नाउ अब देखो, ऑक्सीजन नीड्स हाउ मेनी बॉन्ड? ऑक्सीजन नीड्स 2 bonds एंड सल्फर कैन मेक मैक्सिमम ऑफ 6 bonds। ये पता है, सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो सल्फर कैन मेक मैक्सिमम ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है। If I will look at these 4 oxygen, so they require 2 bond each. That means 8 bonds in total. But sulfur is ready only for 6 bond, but these oxygen they are asking for 8 bonds. That means out of 4 oxygen, 2 oxygen atom will be making single bond. कैसे समझो बात को? ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ये डबल बॉन्ड बनाएगा, ये सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब क्या हुआ? सल्फर के 6 बॉन्ड्स हो गए, तो इस ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन के दूसरे बॉन्ड कहां से आएंगे? वी नो ऑक्सीजन नीड्स 2 बॉन्ड्स, तो वो इस तरीके से पूरा होगा। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ H2SO4। दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर H2SO4। नाउ वी ऑल नो H2SO4 इज एन एसिड, एंड वी ऑल नो एसिड चेंजेस या रिलीजेस H plus. So what this will do is this will release 2H plus and SO4 2 minus will be produced. ये बनता है। So if this is the structure of H2SO4, what will be the structure of SO4 2 minus? सिंपल है। SO4 2 minus मतलब बेटा ये वाला H और ये वाला H चला जाएगा। How this H will be lost? This H will be lost as H plus. So we will be left with this one. This is a structure for SO4 2 minus. अब ये आपको बेटा याद रखना है, ठीक है? H2SO4 बड़ा इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट H3PO4। अब देखो ये सब स्ट्रक्चर जो है ना बेटा पहली बार में नहीं बनेगा, बट एक बार बनाने के बाद दोबारा आपसे बन जाना चाहिए ना। फॉस्फोरस के पास कितने बॉन्ड्स बना सकता है? मैक्सिमम। फॉस्फोरस कैन मेक मैक्सिमम ऑफ 5 बॉन्ड्स। नाउ वी हैव 4 ऑक्सीजन, PO4 था। So phosphorus will make 5 bonds and these oxygen, each of these required 2 bonds. तो फॉस्फोरस ये वाला डबल बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन से, ये बनेगा सिंगल बॉन्ड, ये बनेगा सिंगल बॉन्ड और ये बनेगा सिंगल बॉन्ड। इसके 2 बॉन्ड कैसे पूरे होंगे? हाइड्रोजन के साथ इसके बाकी दोनों बॉन्ड्स पूरे हो जाएंगे। दिस इज स्ट्रक्चर फॉर H3PO4 and this will be structure for PO4 3 minus. This is PO4 3 minus and this gives 3H plus. So by now ये समझ में आ गया होगा कि दिस इज डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक, दिस इज डाइबेसिक एसिड। वी ऑल नो व्हाट इज मोनोबेसिक, डाइबेसिक, ट्राइबेसिक। डाइबेसिक 2 H प्लस रिलीज करेगा तो डाइबेसिक, 3 रिलीज करेगा तो ट्राइबेसिक। सो दिस इज ट्राइबेसिक एसिड। नाउ ऑलवेज कीप वन थिंग इन माइंड, there are different types of hydrogen. Hydrogen which is lost as H plus are known as acidic hydrogen. So what are acidic hydrogen? Hydrogen which can be lost as, which can be released as, या lost as, can be released as H plus are called acidic, called acidic hydrogen. Now how to identify acidic hydrogen in a molecule? Identification of acidic hydrogen in a molecule is a little bit complicated.
थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है, बट कुछ रूल्स अगर ध्यान रखेंगे तो थोड़ा आसान हो जाता है। हाइड्रोजन which are connected with highly electronegative atom, hydrogen which are connected with highly electronegative atom are acidic। तो हम लोग लिख सकते हैं हाइड्रोजन bonded to highly electronegative atom, highly electronegative atom, if atom are generally acidic। देखो एक्सेप्शन तो केमिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है, तो जनरली एसिडिक सच एज HCl का H, ये वाला एसिडिक है, HF का H एसिडिक है, जय हिंद दोस्तों। तो फ्लोरीन वाला जो H है वो एसिडिक है। उसके बाद ब्रोमीन वाला जो H है वो भी एसिडिक होगा, बिकॉज दिस क्लोरीन इज हाईली एसिडिक, फ्लोरीन इज हाईली एसिडिक, ब्रोमीन इज हाईली एसिडिक। देन वी आल्सो हैव hydrogen connected with iodine also as acidic, so these are acidic hydrogens। so all halogens they are highly electronegative, that we know because they are on the extreme राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हम लोग को पता है पीरियोडिक टेबल में जो एकदम यहाँ पर जो होते हैं ये लोग हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। दे आर फ्यू मोर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स सच एज ऑक्सीजन। हाइड्रोजन विच इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन दे आर एसिडिक। हाइड्रोजन विच आर कनेक्टेड टू ऑक्सीजन दे आर एसिडिक। तो ये अपने पास 5 एग्जाम्पल एसिडिक हाइड्रोजन के हो गए। इसके अलावा बहुत कम ऑक्सीजन, कम हाइड्रोजन ऐसे होंगे जो एसिडिक है। कौन कौन से एसिडिक है? इनसे कनेक्टेड होगा वो होगा, और ऑक्सीजन से जो कनेक्टेड होता है वो जनरली एसिडिक होता है। एक और एसिडिक एग्जांपल है दैट इज कनेक्टेड विद सल्फर। हाइड्रोजन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद सल्फर दे आर आल्सो एसिडिक। सो दीज आर द सम एग्जांपल्स ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन। These are the some example of acidic hydrogen. Next, तो बेटा यहाँ पर देखो ये वाला हाइड्रोजन एसिडिक है बिकॉज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, ये वाला एसिडिक है बिकॉज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, ये वाला एसिडिक है बिकॉज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन, ये भी एसिडिक है, ये भी एसिडिक है। So hydrogen which are connected to oxygen are acidic. Next, this is also acidic hydrogen. This is also acidic hydrogen. This is also acidic hydrogen. ये वाला एसिडिक है, ये वाला एसिडिक है, और ये वाला एसिडिक है। नेक्स्ट, अब एक मॉलिक्यूल बनाएंगे H3PO3। अब देखो इसको बस बना दे रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा। H3PO4 में बेटा 4 ऑक्सीजन थे, यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है। कंपेयर कर लीजिए, ठीक है, ये H3PO3 है, ये है H3PO2। ठीक है, और एक बना दे रहे हैं यहाँ H3PO4। O4 में बेटा 4 ऑक्सीजन थे,
O3 में ये हाइड्रो, यहाँ पे ऑक्सीजन चला गया, डायरेक्ट हाइड्रोजन है। आप कंपेयर कर लो, अगर एक आपको याद रहेगा तो बाकी आपको याद हो जाएगा। चलिए, तो बेटा ये आपका ट्राई बेसिक है, बिकॉज दे हैव 3 हाइड्रो एसिडिक हाइड्रोजन। दिस इज डाई बेसिक एंड दिस इज मोनो बेसिक। दिस इज डाई बेसिक। नेक्स्ट, now we will move to a very difficult type of bonding, that is coordinate bonding. ये काफी डिफिकल्ट होता है अगर आप सही से नहीं समझोगे तो। ठीक है, इसको देखिए कैसे समझते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड को। देखो ये कब होगा, कहाँ होगा। बेटा ये तब होता है जब ए के पास 8 इलेक्ट्रॉन है और बी के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तभी होता है ये। देखो ए बेटा ऑक्टेट कंप्लीट है, ए हैज कंप्लीट ऑक्टेट। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट है इसके पास, और बी को दो इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है। नाउ कंसिडर that this A do not want any extra electron, तो मीन्स ये इलेक्ट्रॉन ए जो है एटम शेयर नहीं करेगा। अगर ये लेट से ए जो है बेटा अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है तो प्रॉब्लम समझो बात को। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। लेट से इसके पास 8 होने के बाद भी ये डबल बॉन्ड बना लेता है, तो प्रॉब्लम क्या हुआ। अच्छा एक बात बताना भूल गए थे, ये ए जो होता है सेकंड पीरियड का होता है मोस्टली। दिस इज मोस्टली सेकंड पीरियड, 90% टाइम दिस ए विल बी सेकंड पीरियड एटम। सो नाउ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन दिस ए हैव? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। So now this A has got 10 electron, B के पास 8 हो गया है और A के पास 10 इलेक्ट्रॉन है, तो B का काम तो हो गया, बट A के पास बेटा 10 इलेक्ट्रॉन्स आ चुके हैं और A जो है 8 इलेक्ट्रॉन से एक्स्ट्रा होल्ड नहीं कर पाता है, बिकॉज यहाँ पर A जो है सेकेंड पीरियड का एटम है या सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है। दैट मीन्स आप इमेजिन करो आपके पास 8 बुक्स है और आपके फ्रेंड के पास 6 बुक्स है। आप समझो बात को, आप अपने फ्रेंड को 2 बुक दे दोगे तो उसके पास 8 हो जाएगा, बट आप उससे 2 बुक एक्स्ट्रा शेयर नहीं कर सकते हो। रीजन इज कि वो आपको जब 2 बुक एक्स्ट्रा देगा तो आपके पास 10 हो जाने हैं ना। कि आपको बेटा अपने फ्रेंड के लिए इलेक्ट्रॉन शेयर करना है, यू डोंट हैव एनी रिक्वायरमेंट। तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड कब होगा? जब एक को बेटा रिक्वायरमेंट नहीं है बट दूसरे फ्रेंड को रिक्वायरमेंट है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड तब होता है बेटा जब कोई एक होगा
दैट इज फुली सेटिस्फाइड, उसका ऑक्टेट कंप्लीट है, और उसका एक बहुत अच्छा फ्रेंड है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सिर्फ कंप्लीट नहीं है होने से नहीं चलेगा, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन मिसिंग होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, आपके फ्रेंड के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, नंबर ए, 1 एटम हैज कंप्लीट ऑक्टेट। नंबर सेकंड है, द अदर एटम has requirement of 2 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। मतलब इट हैज टू बी इवन, आइदर 2 और 4 और 6। अब बेटा ये 2 रूल मैंने लिखा दिए। अब आगे चल के कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल होगा जहां कोऑर्डिनेट बॉन्ड हुआ होगा, उसमें से कोई एक रूल फॉलो नहीं हो रहा होगा, या तो ए फॉलो नहीं हो रहा होगा या ए ही फॉलो नहीं हो रहा होगा, बी तो हमेशा होना है। ठीक है, तो बेटा उसको एक्सेप्शन मानना है। ठीक है, आपको बेटा ये रूल किसी बुक में नहीं मिलेगा, किसी साइंटिस्ट ने नहीं बोला है, ये कहीं नहीं है बेटा, ये मैं आपको बस आपका काम आसान करने के लिए ऐसा रूल बता रहा हूँ जिससे आपका थोड़ा लाइफ इजी हो जाएगा, बट ये एग्जाम में लिखने के लिए उसके लिए नहीं है। ठीक है, ये अपने समझ से आपको समझना है कि ये अप्लाई जनरली होता है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड का, दैट इज O3, ओजोन। ये बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल होता ओजोन का। ओजोन में अपने पास 3 एटम होने वाले हैं। देखो ओजोन का जब भी आपको स्ट्रक्चर बनाने बोले तो आप अपने से ट्राई कर लो। ठीक है, खुद से ट्राई करो ओजोन का स्ट्रक्चर बनाने का यूजिंग कोवेलेंट बॉन्डिंग, नहीं बनेगा। ओजोन में 3 इलेक्ट्रॉन है, एटम है बेटा, ट्राई सेटिस्फाइंग द ऑक्टेट। 3 ऑक्सीजन लीजिए, तीनों को ऑक्टेट कंप्लीट कीजिए विदाउट यूजिंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ट्राई किए होंगे, फिर भी बेटा आपका इसमें नहीं बनेगा। देखो एक ऑप्शन है कि आप यहाँ से ये बना दो, तो बेटा इसके 2 इलेक्ट्रॉन हो, 2 बॉन्ड हो गए, बट इसके सिंगल है, इसके सिंगल है। कुछ लोग क्या करेंगे ना, कुछ लोग ये ट्राई करेंगे। ठीक है, तो देखो बेटा, हाँ सही है आयुषी बेटा, आप जो बोले मैंने वही चीज बताया। ठीक है, समझिए बात को बेटा, ये मॉलिक्यूल ऐसा
थियोरिटिकली पॉसिबल है। थियोरिटिकली पॉसिबल है मतलब क्या है, ऑक्टेट रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। बट होता क्या है बेटा, कोई भी हम लोग मॉलिक्यूल लेते हैं ना, उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उसका एक्सरे लेते हैं। एक्सरे लिए हम लोग जब ओजोन का, तो एक्सरे से ये वाला स्ट्रक्चर हम लोग को नहीं मिला, ये वाला स्ट्रक्चर एक्सरे में नहीं दिखा। मतलब हम लोगों ने तो पेपर पे बना लिया। अब हम लोगों ने पेपर ये बनाया है, वो एक्चुअल में सही है गलत है, वो तो बेटा इस पे मालूम चलेगा जब हम लोग उसका फोटोग्राफ या एक्सरे वगैरह मॉलिक्यूल का लेंगे। तो जब ओजोन मॉलिक्यूल का एक्सरे लिया गया तो ये वाला साइक्लिक स्ट्रक्चर हम लोग को नहीं दिखा। मतलब थियोरेटिकली भले ही हमने सही बनाया है, प्रैक्टिकली ये नहीं होता है। ठीक है, प्रैक्टिकली देखो कैसा आया। प्रैक्टिकली ऐसा कुछ आ रहा था, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अब समझो बात को, इसका तो कंप्लीट हो चुका है, इसका भी कंप्लीट हो गया। देखो दोनों के 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। अब यहां पर एक ऑक्सीजन एटम है और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो ये कैसे कंप्लीट करेगा अपना, बिल्कुल अपना रूल 1 भी हो गया। 1 atom has a complete octet, this has got a complete octet. The other atom has requirement of 2 electron, this has got a requirement for 2 electron. Now इन दोनों के बीच में ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हो जाएगा। मींस these 2 electron will now be shared between this and this। मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास भी रहेगा और इसके पास भी आ सकता है। अब देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर इसके भी कंट्रोल में आ गया तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड 8, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके कंट्रोल में चला आया। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का सिंबल बेटा एरो से होता है। एरो बेटा वहां से स्टार्ट होगा जो 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, और उसका हेड उसको उसके तरफ होगा जो 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर रहा है। In this, I have a shared pair of electron. This will be shared pair, but this pair of electron was initially belong to which atom? Initially belong only to one atom. जबकि कोवेलेंट में हम लोग को मालूम है कि एक इलेक्ट्रॉन इधर से आता था और एक इलेक्ट्रॉन इधर से आता था। इस केस में दोनों इलेक्ट्रॉन इसी एटम से आएगा। तो दिस शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन has been contributed by only one of the atom. This will be the donor atom and this will be the acceptor atom. ठीक है, किसी भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड में बेटा इस तरीके का अगर सिंबल है तो मतलब इनके बीच में एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड है और दोनों इलेक्ट्रॉन ए ने कंट्रीब्यूट किया है, बी ने कुछ कंट्रीब्यूट नहीं किया है। मान लीजिए आपका एक फ्रेंड है, उसके पास 6 बुक्स है और आपके पास 8 बुक्स है, तो आपने दोनों बुक्स को मंडे को दे दिया और ट्यूसडे को वही 2 बुक वापस ले लिया, वेंसडे को फिर से वो 2 बुक दे दिया और फ्राइडे को फिर से वही 2 बुक वापस ले लिया। मतलब ये 2 बुक जो मंडे को आपने दिया, फिर ट्यूसडे को वापस लिया, फिर वेडनेसडे को फिर से दे दिया, ये दोनों बुक किसने खरीदे थे? ये दोनों बुक आपने खरीद रखे थे। इस तरीके का होगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। ऐसा क्यों करना पड़ा? क्यों? क्योंकि आपके पास 8 बुक्स कंप्लीट थे, आप 8 बुक से एक्स्ट्रा नहीं रख सकते थे क्योंकि आप सेकंड पीरियड वाले एटम से बिलोंग करते हैं। देखो थर्ड पीरियड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बहुत रेयर दिखेगा आपको, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड मोस्टली आपको सेकंड पीरियड में दिखता है, ठीक है। तो आप क्योंकि सेकंड पीरियड से बिलोंग करते हैं, आप 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते हैं। एज अ रिजल्ट आप अपने फ्रेंड को अपना 2 बुक दोगे, फिर वही 2 बुक वापस लोगे। इससे क्या हो रहा है कि आपके फ्रेंड को 2 बुक जो मिला है उसमें से उसका एक भी बुक अपना नहीं था, उसके पास 6 बुक्स जो थे उसमें से कोई भी आपको कभी नहीं देगा वो।
आप 2 बुक लेते हो, देते हो उसको, वही 2 बुक वापस लेते हो। तो आप डोनर हो और वो एक्सेप्टर है। क्लियर है ये? कब होगा ये काम? जब आपके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं तभी होता है। नेक्स्ट, किसी को डाउट है तो बेटा अभी हैंड रेज कर सकते हैं। चलिए, एक बड़ा एक अच्छा एग्जांपल है एंड दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी एक अच्छा एग्जांपल है। अब सोचिए मैं आपको काम दे रहा हूं बनाने के लिए। आप इमेजिन करो कि इमेजिन क्या करना है, ये सबको पता कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए? 4 बॉन्ड चाहिए, और ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड। ऑक्सीजन कुछ भी करके 3 कोवेलेंट नहीं बना सकता है। ऑक्सीजन can never ever form 3 covalent. Oxygen can make maximum of 2 covalent. Then how can carbon achieve a full octet या complete octet? कार्बन कंप्लीट ऑक्टेट कैसे अचीव करेगा? सोचिए जरा। 60 सेकंड का टाइम है बेटा। रूल है कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए, ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड, या कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए और ऑक्सीजन को सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब थोड़ा बेटा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? अब काफी चीज डिफिकल्ट स्टार्ट हो रहा है। मोल कॉन्सेप्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसा है ना कि अगर उसमें थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रह गया तो परेशानी होगी, बहुत ज्यादा नहीं होगी। केमिकल बॉन्डिंग में अगर वीक रह गया, टॉपिक्स कॉन्सेप्ट सही से समझ में नहीं आए, तो बड़ा परेशान हो जाएंगे आप। देखिए, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मतलब कार्बन को 4 बॉन्ड बनाना है। बट ऑक्सीजन बोलता है मैं तो 2 ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाऊंगा, तीसरा कोवेलेंट बॉन्ड तो मैं कभी भी नहीं बनाऊंगा। तो कार्बन के 8 इलेक्ट्रॉन कैसे पूरे करेंगे? कार्बन बोलता है 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन बोलता है डबल बॉन्ड। कोई बात नहीं, डबल बॉन्ड बना दीजिए। अब ये जब डबल बॉन्ड बन गया है, तो अब सोचिए कि कार्बन का रिक्वायरमेंट कितने का रह गया? कार्बन ने 2 बॉन्ड बना लिया है, तो कार्बन को अब 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। 2 बॉन्ड का रिक्वायरमेंट बोलो या 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट बोलो। देखो, कार्बन के पास 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स है। So the carbon has got 6 electron and this oxygen has got 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. So this oxygen has got 8 electrons in total. So this is a classic case where A has got 6 electron and B has got 8 electron. देखो अभी तो है ना, इसके पास 8 electrons है ना, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है, और इसके पास रिक्वायरमेंट में 2 और बचा है बेटा, 6 पूरे हो चुके हैं। अब क्या करेगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन शेयर कर देगा। अब देखो, अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन शेयर कर देगा तो स्ट्रक्चर कैसा हो गया? कार्बन ऑक्सीजन। ये 2 बॉन्ड बना रहे, ठीक है? ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर हो गया, तो मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया। अब देखो सबके 8 पूरे हो गए। सबके 8 पूरे हो चुके हैं।
दिस इज स्ट्रक्चर फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखो अब कार्बन डाइऑक्साइड बनाने को बोलेगा तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ये बनाते हैं, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। जॉइंट में बेटा आपसे ये नहीं पूछेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बनाइए, ठीक है। जॉइंट में आपसे क्या पूछेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड में बॉन्ड लेंथ किसका छोटा है या शॉर्टर है। इन कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, इन विच केस द बॉन्ड लेंथ ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इज शॉर्टर। जल्दी से आंसर दीजिए बेटा, विच हैज अ शॉर्टर बॉन्ड लेंथ, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। सुबायन बेटा आपका सही है, सुजल बेटा आपने भी सही बोला, आदित्य बेटा आपने गलत बोल रखा है, सौहार्द बेटा आपने भी सही बता रखा है, अभिरूप करेक्ट आपने भी बोला है। बेटा छोटा वो होगा जिसके पास बेटा मल्टीपल बॉन्ड है। मल्टीपल मीन्स आपको याद रखना है बेटा, सिंगल बॉन्ड इज लॉन्गर देन डबल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड इज लॉन्गर देन ट्रिपल बॉन्ड। ये तो पढ़े थे ना बेटा कार्बन एंड कंपाउंड क्लास 10th में। डबल बॉन्ड छोटा हो जाएगा सिंगल से और ट्रिपल बॉन्ड डबल से भी छोटा हो जाएगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ कम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होता है। अब देखो एक्सरे करके देखा गया, वहां पर भी हम लोग को यही मिला। एक्सरे जब हम लोग किए तो कार्बन डाइऑक्साइड लंबा दिखा और कार्बन मोनोऑक्साइड छोटा दिखा। जो भी स्ट्रक्चर बनाते हैं बेटा, जो केमिस्ट्री में क्या होता है ना, केमिस्ट्री में जैसे पहले बताया कोई लॉ नहीं होता है, बट जो भी हम लोग बनाते हैं या सोचते हैं तो उसको हम लोग प्रैक्टिकली कर ट्राई करते हैं कि ऑब्जर्व किया जाए। फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो भी हम लोग बना रहे हैं ना, सबका फोटो लिया गया है और स्ट्रक्चर का बेटा जितना भी है सबका फोटो अपने पास होता है। तो जो भी स्ट्रक्चर हम लोग बना रहे हैं ना वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट, सो कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये रहा। इसमें किसी को डाउट बेटा बनाने में? चलिए नेक्स्ट, एक बेटा NH4+ हम लोग पहले बनाए थे, NH4+ हम लोग पहले बना चुके हैं, ठीक है। यहां पर हम लोग NH4+ को कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बनाने का ट्राई करेंगे। NH4+ I will write as NH3 and H+. So we all know the structure for NH3. This is the structure for NH3. Now look at this. Hydrogen plus this H requirement is how many electron? 1 electron or 2 electron? Requirement for this is 2 electrons because this is plus. Now take a look at ammonia. What is the current number of electrons with nitrogen atom? Now nitrogen has formed 3 covalent bond. That means nitrogen already have 8 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So again a classic case for formation of coordinate bond. This requires 2 electrons and this is saying I have got my 8 electrons complete. So I am not interested in any covalent bond formation. So this is asking for 2 electron, this is saying my octet is complete. बस दो ही चीज तो देखना है,
एक को 2 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट होना चाहिए और दूसरा कहे कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है, बस फिर आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देना है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहां चला गया? ये इलेक्ट्रॉन अब शेयर्ड हो चुका है। अब ध्यान से समझिए बात को। ये हाइड्रोजन प्लस था, ये नाइट्रोजन न्यूट्रल था। जब भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा तो आप एरो बनाएंगे, बट इस एरो को मैं इस वाले फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा तो ये अलाउड है। आप इस तरीके से बना सकते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं, आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं। बट बेटा जब से भी आप इस एरो को इसमें कन्वर्ट कीजिएगा, इस एरो को इसमें कन्वर्ट कीजिएगा, तो आपको चार्ज रीएलोकेट करना है। मतलब दोबारा से चार्ज आपको देखना है किसको देना है। बेटा ये हाइड्रोजन प्लस किस बात के लिए? ये हाइड्रोजन प्लस इसलिए है क्योंकि इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन अभी नहीं है। बट बेटा अब इसके पास बॉन्ड बनाने के बाद इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ गया है जो अपना है, ऐसा दिख रहा है, और एक इलेक्ट्रॉन लगता है नाइट्रोजन का है। दोनों भले ही नाइट्रोजन से आए हैं, बट अब इस तरीके से अगर एलोकेट करके दिखाएंगे तो ये तो हाइड्रोजन का माना जाएगा ना। मान लेते हैं अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये वाला अगर नहीं हम बनाए, सिर्फ ये वाला अगर बनाते हैं, तो इसका मीनिंग क्या है? ये इलेक्ट्रॉन इसका है, ये इलेक्ट्रॉन इसका है। कहने का मतलब ये है कि जैसे ही आप एरो को हटाकर इस तरीके से बनाएंगे, आपको चार्ज रीएलोकेट करना होगा। रीएलोकेट का सिंपल सा तरीका है, देख लीजिए। ए से बी गया, अगर ए से बी को आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे तो आपको बी को माइनस करना होगा और ए को प्लस करना होगा। ये रूल है। क्यों रूल है बेटा? इलेक्ट्रॉन रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ है, आप देखोगे तो आपको भी वही दिख रहा है, बाद में मैं थोड़ा और भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ए है, बी है, ये एरो को आपने इस लाइन से हटाया बेटा, इसका मतलब होता है कोऑर्डिनेट, और इसका मतलब होता है कोवेलेंट। I am replacing this coordinate with covalent, then I must reallocate charges. जब भी ऐसा होगा, इस एरो को आप इस कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस करोगे डायग्राम में, तो आप जो उसको मिला है बेटा, जिसको एरो मिला है वो माइनस होगा और जिसने दिया है वो प्लस होगा। ठीक है। अब देखो, अगर ये x है और ये y प्लस है बेटा, ध्यान से देखो, ये x और y को आपने अब ऐसे बनाया, तो कोई बताएगा y का चार्ज क्या होगा और x का चार्ज क्या होगा? बेटा B न्यूट्रल था, B क्या बन गया? माइनस। A न्यूट्रल था, A क्या बन गया? प्लस। Y पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा है, Y बेटा अब 0 हो जाएगा। X न्यूट्रल था, X प्लस हो जाएगा। बेटा सिंपल सा है।
सही है आयुषी बेटा, सिंपल सा है समझो। जो जिसके पास एरो आया ना बेटा, जो इलेक्ट्रॉन रिसीव किया ना, वो क्या करेगा, वो माइनस की तरफ जाएगा। बेटा देखो, इलेक्ट्रॉन रिसीव करने से जरूरी नहीं है नेगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉन रिसीव करने से आप नेगेटिव की तरफ जाते हो। मान लेते हैं आपके पास +5 चार्ज है, मैंने आपको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो आप -1 हो जाओगे एक बार में? नहीं, +5 है। आप मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं ये A+5 है, इसको मैंने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो मैं क्या लिखूंगा, A- लिखूंगा या A4+ लिखूंगा? हाँ बेटा, A- थोड़ी ना होगा, A4+ होगा ना। A- कैसे कर देंगे? ठीक है, तो आपको बेटा जो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेगा उसको माइनस की तरफ ले जाना है, मतलब प्लस से माइनस की तरफ। तो प्लस से 0 होगा। अगर +2 होता तो बेटा ये +1 हो जाता, +5 होता तो ये +4 हो जाता। अगर ये -2 होता ना बेटा, तो ये क्या हो जाता, -3 हो जाता। समझे बात को? तो यहां पर आप सोचिए क्या होगा। हाइड्रोजन के ऊपर यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, इस हाइड्रोजन के ऊपर? आयुषी बेटा आपका सही है। आदित्य बेटा आप क्या लिखे? बेटा यहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवेलेंट बॉन्ड से रिप्लेस कर दिया। क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द चार्ज ऑन हाइड्रोजन एंड व्हाट विल बी द चार्ज ऑन नाइट्रोजन? बेटा ये प्लस था, ये माइनस की तरफ जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, ये 0 हो जाएगा। ये न्यूट्रल था बेटा, ये प्लस हो जाएगा। अब जाके देखो, तमन्ना बेटा आपका भी सही है, सुबैन बेटा आपका भी सही है, ठीक है। आदित्य बेटा आपने भी सही बोला, ठीक है। चलिए देखिए, अब जाके देखो NH4+ हम लोग लास्ट क्लास में बनाए थे, एग्जैक्टली सेम बना या नहीं बना देखो तो। लास्ट क्लास में NH4+ बनाए थे बेटा, चेक करके आइए तो, चेक कीजिए उसको। देखिए एग्जैक्टली सेम NH4+ बनाए हम लोग, ठीक है। अब देखो कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या करना होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन आपका न्यूट्रल था, ऑक्सीजन भी आपका न्यूट्रल है, तो कार्बन क्या हो जाएगा बेटा, और ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? खुद से आगे बना लीजिए, फिर बताते हैं। अब ध्यान से समझिए, व्हाट इज द टोटल चार्ज ऑन कार्बन मोनोऑक्साइड? कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर टोटल चार्ज 0 है। हाँ सुभान बेटा, मैंने भी तो यही बनाया, C-O+ बेटा, ठीक है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बेटा, ये ओवरऑल न्यूट्रल है ना। यहाँ पर देखिए कार्बन माइनस है, ऑक्सीजन प्लस है, दोनों को मिला देंगे तो क्या आएगा बेटा, 0 आएगा, आया ना, ठीक है। NH4 के ऊपर क्या चार्ज है, +1 है। यहाँ देखो 0 0 0 0 प्लस प्लस और 0, तो ओवरऑल चार्ज कितना है, +1 है, तो यहाँ पर भी +1 है। तो ये सही रहेगा, ठीक है। मतलब ये सही है अपना टोटल चार्ज में यहाँ पे दिख रहा है, मीन्स
टोटल चार्ज प्लस यहाँ पे दिख रहा है, सम टोटल अगर करेंगे सारे एटम का तो भी यही आना चाहिए, मींस सम टोटल ऑफ चार्जेस ऑन ईच एटम इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल। ठीक है, ये होता है। चलिए, तो NH4 प्लस एक हो गया। देखो एक और बनाते हैं H3O प्लस। कंसिडर दिस एज H2O and H plus. This is H2O molecule. And this is H plus. Oxygen is saying I have got complete 8 electron and hydrogen is saying I need 2 electron. Oxygen says I belong to second period, I cannot have more than 8 electrons. Hydrogen says I need 2 electrons. So ऑक्सीजन क्या कर सकता है बेटा, ऑक्सीजन यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। Now what will be the charge redistribution? Since hydrogen has gained या accepted this pair of electron, hydrogen will move from plus to neutral and oxygen from 0 to plus. This is H3O plus. सही। परसों केमिस्ट्री का टेस्ट बेटा उस पे होगा आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर तो होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, ध्यान से देखिएगा, NO2 बनाएंगे, ठीक है, NO2। बेटा मैंने आपको बता रखा है दे आर मॉलिक्यूल्स विच आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट या इनकम्प्लीट ऑक्टेट। बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। एग्जाम्पल में BCl3 AlCl3 वगैरह हम लोग किए थे, ठीक है। यहाँ पर भी बेटा वही होगा। NO2 का स्ट्रक्चर आपको रट्टा मार के रखना है, यहाँ पर कोई उपाय नहीं है। NO2 का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है। NO2 में बेटा नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। ध्यान से देखिए, NO2 में बेटा 2 ऑक्सीजन है, ये बोलता है मैं डबल बनाऊंगा, ये बोलता है मैं डबल बनाऊंगा, दोनों मिलके बोलते मैं 4 बनाऊंगा। नाइट्रोजन तो बेटा पहले से ही बोल चुका है कि मैं 3 ही बनाऊंगा। नाइट्रोजन सेकंड पीरियड का है, 5 इलेक्ट्रॉन है, वो 3 बॉन्ड और बना सकता है, चौथा बॉन्ड वो बना भी नहीं सकता है। इट कैन नॉट मेक एनी मोर बॉन्ड, मीन्स मोर देन 3 बॉन्ड्स, 3 बॉन्ड से एक्स्ट्रा कभी नहीं बना पाएगा। तो उपाय क्या है यहाँ पर सोचिए। इसने बोला मुझे डबल बॉन्ड बनाना है, नाइट्रोजन ने इसके साथ डबल बॉन्ड बना लिया, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब देखो नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट कितना है। नाइट्रोजन का रिक्वायरमेंट 1 इलेक्ट्रॉन का है, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट 2 इलेक्ट्रॉन का है। ये बेटा अब आपको ध्यान रखना है
कि यहाँ पर ये ऑक्सीजन अब इसके साथ डबल बॉन्ड नहीं बनाएगा। इसको जैसे ही इसने डबल बॉन्ड बनाया ना बेटा नाइट्रोजन ने, इसके 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। बना के देखो 1 2 3 4 5, अगर यहाँ ये बना लेता है तो 6 7 8 9, ये बेटा 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो इसके पास 9 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। नॉट पॉसिबल। ये आपका बस इतना ही बनाएगा। तो अब ये इसका कंप्लीट कर सकता है। देखो इसके पास एक ऑप्शन ये है कि नाइट्रोजन इस ऑक्सीजन का कंप्लीट कर दे। कैसे कर सकता है बेटा? देखो ऐसे कर सकता है, ऐसा होता है, रट्टा मार के रखिए। NO2 का स्ट्रक्चर यही होगा। क्या हुआ सुबह बेटा? ठीक है बेटा, जिसको डाउट है बेटा वो अपने आप को अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सर आप बोले थे कि कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड वो लोग के बीच में बनता है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, और दूसरा जिसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए हो। यहाँ तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है। बेटा जब बताए थे तो मैंने आपको क्या बोला था, ये एक जनरल रूल है जो कहीं किताबों में नहीं है, ये आपके लिए थोड़ा आसान बनाने के लिए बताए है। ठीक है, वैसा कोई रूल है ही नहीं बेटा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड आपको बहुत जगह में बनता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है वहां बनता है। ठीक है, यहाँ बनता है बेटा, आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है सर। ठीक है, आपको पहचानना है कि इसके पास नाइट्रोजन के पास 7 है, ऑक्सीजन के पास 6 है। तो अब ऑक्सीजन को 2 रिक्वायरमेंट है ना, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो दे सकता है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बेटा रट्टा मार के रखिए NO2 का। क्या बेटा? कोई और बताइए बेटा, ये क्या पूछ रहे हैं? सर उसको समझ नहीं आ रहा। समझ में आ रहा है, वो समझ में नहीं आया सर, वो और पर समझा दीजिए। ठीक है बनाते हैं, रुकिए अभी एक आध मॉलिक्यूल और बनाएंगे, समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे बेटा आपको ध्यान रखना है, NO2 में नाइट्रोजन का इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। इनकम्प्लीट ऑक्टेट मॉलिक्यूल, ऐसे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं। प्लस ये अजीब सा मॉलिक्यूल है जहां अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये कौन सा स्पीसीज हो गया बेटा? दिस इज पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। दिस इज पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। Moreover, NO2 is a molecule in which total number of electron is odd. बहुत कम मॉलिक्यूल होता है जहां टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑड होता है। खोज के निकालिए, ऑड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बहुत कम है। आप कोई भी मॉलिक्यूल का सारा इलेक्ट्रॉन ऐड कर लीजिए, इवन आता है, बट यहाँ पर ऑड आता है। कैसे ऑड आया बेटा? आउटर मोस्ट में इसके पास 5 है, इसके पास 6 है, और इसके पास भी 6 है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 17। टोटल इज इक्वल टू 17 इलेक्ट्रॉन। तो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है ये।
ऐसे बहुत कम मॉलिक्यूल आपको केमिस्ट्री में देखने को मिलेंगे। दिस इज ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। और जब भी किसी के पास ऑड है बेटा, तो पेयरिंग तो सबका तो हो ही नहीं सकता ना, मतलब ये तो ऑब्वियस हो गया ना। ठीक है, H3O प्लस में बेटा पहले वाटर आपको बनाना है। ये वाटर का कंप्लीट स्ट्रक्चर है बेटा। आप अगर पिछला क्लास का अगर याद नहीं है ना, तो आगे की क्लास को समझने में बड़ा परेशानी होने वाला है। ये H प्लस है। अब आप करना क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका इनकम्प्लीट है, इसको 2 रिक्वायरमेंट है, ये कंप्लीट ऑक्टेट है, ये 2 दे देगा, हो गया, बन गया H3O प्लस। परेशानी आपको सिर्फ यस सर। परेशानी सिर्फ आपको नाइट्रोजन वाले कंपाउंड में होती है। नॉर्मली बाकी किसी कंपाउंड में इतना परेशान आपको नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए। तो दिस वाज H3O प्लस। इसके अलावा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा आपको अगर कहीं दिख रहा है थर्ड पीरियड में, तो मेरे हिसाब से बेटा वो जबरदस्ती का कोऑर्डिनेट बॉन्ड माना जाता है। ठीक है, होगा क्या, आपको किसी किसी बुक में थर्ड पीरियड में कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिखेगा, और किसी किसी बुक में थर्ड पीरियड के एटम कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाते हैं। ठीक है, सीबीएसई में, आईसीएससी में, मतलब किसी भी बोर्ड एग्जाम में आपको परेशान, स्कूल के एग्जाम में आपको परेशान नहीं होना है। थर्ड पीरियड वाले लोग कोऑर्डिनेट नहीं बनाएंगे। ठीक है, कहाँ कोऑर्डिनेट बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड पीरियड वाले कोऑर्डिनेट बेटा आपके मोस्टली टेस्ट सीरीज वगैरह में बनाएंगे। ठीक है, टेस्ट सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं, वहां पर कोऑर्डिनेट थर्ड पीरियड वाले से बनवा दिया जाता है। बट वहां वैसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको बिना बनाए भी आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, अगर आंसर की बात करेंगे तो उसमें भी सही आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। एक एग्जाम्पल है सल्फर डाइऑक्साइड का। हम लोग को पता है सल्फर आपका थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, और सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि सल्फर थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, तो ये अपना ऑक्टेट को एक्सपैंड कर सकता है, मतलब ये सुपर ऑक्टेट बना सकता है। तो सल्फर ने क्या किया, अभी तक हम लोग क्या किए थे, इस ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड बना दिए थे और इस ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड बना दिए थे, और ये अपना सल्फर डाइऑक्साइड हो गया था। बट अब क्या करेंगे हम लोग, यहां पर डबल बॉन्ड बना दिए। अब यहां पर डबल बॉन्ड बनाने से सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, सल्फर के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। दिस सल्फर हैज गॉट 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, and this oxygen requirement is how much, this oxygen requirement is 2 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 8 पूरे हो गए हैं, इसको 2 का रिक्वायरमेंट है, तो बहुत सारे बुक में आपको ये बना के दे दिया जाएगा। ठीक है, तो किसी किसी बुक में सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर ये भी आपको दिखेगा। ठीक है बेटा, मैं बुक में भी नहीं दिखेगा, मैं आपको बोल दे रहा हूँ टेस्ट सीरीज में ये आपको दिखेगा, टेस्ट सीरीज में दिखेगा। ठीक है, बुक में नहीं दिखेगा, बुक में आपको यही दिखेगा। किसी भी अच्छे बुक में बेटा आपको ये वाला स्ट्रक्चर दिखता है, कोई भी अगर अच्छा बुक लेंगे तो आपको ये वाला दिखना चाहिए। ठीक है, ये वाला आपको नहीं दिखेगा। क्लियर है, अब देखो टेस्ट सीरीज में बेटा ये वाला आएगा, एक्सपेक्ट करेंगे कि ये आंसर आप दीजिए। जेई मेन में, नीट में, जेई एडवांस में आपको ये आंसर दे के आना है।
कहीं और का टेस्ट सीरीज दीजिएगा बेटा तो ये आंसर हो भी सकता है, ये भी हो सकता है, टेस्ट सीरीज के ऊपर डिपेंड करता है। जेई मेन में ये आंसर लिखना है, नीट में ये आंसर लिखना है, बोर्ड में ये आंसर लिखना है, जेई एडवांस में यही लिख के आना है। ठीक है, चलिए मैं बताया ना कि ये भी बेटा आप क्या बेटा टेस्ट सीरीज वाला कहाँ है? टेस्ट सीरीज मान लीजिए आप कोई ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं, कोई स्कॉलरशिप टेस्ट देते हैं, तो वहां पे ये आंसर होगा। ठीक है, समझे? चलिए तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बेटा हो गया है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का एरो को हम लोग सिंगल बॉन्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, बट जब एरो को हटा के हम लोग वो बनाएंगे तो एक तरफ प्लस और एक तरफ माइनस का चार्ज हम लोग को लगाना पड़ता है। ठीक, अब क्यों लगाना पड़ा वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिंपल सा है, बहुत लोग को अभी तक समझ में आ गया हो क्यों लगाया गया है। ठीक है, चलिए तो बेटा ये ऑक्टेट थ्योरी था, और ये ऑक्टेट थ्योरी जो है ये आपका एक्सेप्शन है। इसमें हम लोग देखिए इनकम्प्लीट ऑक्टेट बना, एक्सपैंडेड ऑक्टेट बना। आपसे पूछेगा कि इनकम्प्लीट ऑक्टेट थ्योरी का ड्रॉबैक क्या है, लिमिटेशन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो उसमें बेटा आपको वही लिखना है कि ऑक्टेट थ्योरी का लिमिटेशन है ऑक्टेट थ्योरी लिमिटेशन या ड्रॉबैक, जो अभी तक आप लोग रदरफोर्ड का ड्रॉबैक, इसका ड्रॉबैक, उसका ड्रॉबैक करते आ रहे थे। ठीक है, तो ऑक्टेट थ्योरी का सिंपल सा है कि पहला एक है नंबर ए, सम मॉलिक्यूल्स may have incomplete octet, may have incomplete octet, such as ये थे BCl3, AlCl3, NO2 अभी किए थे। सेकंड, some molecules may have superoctet और expanded octet, दोनों एक ही चीज है। एग्जाम्पल देखे थे ना, सच एज, इसका तो बहुत सारा एग्जाम्पल है बेटा, SF6, PCl5, इसका तो बहुत सारा एग्जाम्पल है। चलिए अब बेटा एक नया थ्योरी आएगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये आप लोग अभी तक नहीं पढ़े। ऑक्टेट बॉन्ड तो थ्योरी आप लोग लोअर क्लास में पढ़े थे कि 8 इलेक्ट्रॉन होता है, मैजिक नंबर है, ऑक्टेट पूरा होने पे एटम स्टेबल हो जाता है। नाउ व्हाट इज दिस वैलेंस बॉन्ड थ्योरी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और ऑक्टेट थ्योरी में कुछ भी कॉमन नहीं है। देखो जैसे हम लोग का क्या था, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, नील बोर। इसमें हुआ क्या था कि रदरफोर्ड से नील बोर में जब हम लोग गए थे तो रदरफोर्ड का 90% बात जो था वो सही माना गया था। ठीक है, यहाँ पर वैसा कुछ नहीं है। ये ऑक्टेट थ्योरी टोटली अलग बात करता है, ये अलग बात करता है। ऑक्टेट थ्योरी बोला 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बोलता है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे हमको नहीं मालूम।
ऑक्टेट थ्योरी ऑर्बिट की बात करेगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑर्बिटल की बात करेगा। ठीक है, तो ऑक्टेट थ्योरी बेटा देखो समझो बात को, हर रिलीजन का बेटा अपना एक अलग गॉड है। एक कहता है कि नॉनवेज खाना चाहिए, एक कहता है नहीं खाना चाहिए। ठीक है, वैसे ही बेटा ये अलग बात कहेगा, ये अलग बात कहेगा, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, पर दोनों अपनी जगह सही है। ठीक है, तो उसमें आपको नहीं सोचना है कि इसने ये कहा था उसने ये किया था, दोनों कॉमन बात क्यों नहीं करे। दोनों अलग साइंटिस्ट है बेटा, दोनों अपना अपना देके चले गए। देखिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहेगा अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, इस ये बेसिकली बेटा कोवेलेंट बॉन्ड की बात करता है। अ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड when two atomic orbitals two atomic orbitals overlap, two half-filled atomic orbitals, two half-filled atomic orbitals overlap वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहना है था 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, शेयरिंग करेगा। शेयरिंग कैसे होता है ऑक्टेट ने कुछ नहीं बोला था, बॉन्ड कैसे बनता है ऑक्टेट ने कुछ नहीं बोला था। ये यहाँ पर एक्चुअली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आके कुछ बोलेगा जो ऑर्बिटल के हिसाब से सही है थोड़ा। A covalent bond is formed when two atomic or half-filled atomic orbitals overlap. सिंपल सा है। ये रहा अपना हाइड्रोजन का एटम, दिस इज हाइड्रोजन एटम, दिस इज हाइड्रोजन एटम, both have got 1 electron each। ये दोनों ओवरलैप करेगा। ये बेटा 1s ऑर्बिटल है, ठीक है। So a covalent bond is formed when two half-filled atomic orbitals overlap। तो H2 आपसे पूछेगा H2 कैसे बना, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बना बेटा, H2 में ओवरलैप किसका है बेटा, 1s ऑर्बिटल का ओवरलैप है, 1s ऑर्बिटल ओवरलैप। ठीक है, नेक्स्ट Please turn the page. कितना स्लो लिख रहे हैं बेटा। तो H2 बनाने के लिए बड़ा सिंपल सा तरीका है, दो हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल है 1s 1s, दोनों का ओवरलैप करा दीजिए। ये कहना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। चलिए नेक्स्ट है बेटा HCl कैसे बनेगा अगर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करें तो देखो इनके हिसाब से HCl बनेगा 1s 1 रहेगा हाइड्रोजन का, और ये रहेगा 3p1 क्लोरीन का। ये पी थोड़ा और वाइड होना था, ठीक है, छोटा बन गया, थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा। अब ये आप पूछेंगे सर ऐसा मॉलिक्यूल में होता है, तो बेटा ये थ्योरी है बेटा,
और आपको पता होना चाहिए ऑर्बिटल का हम लोग फोटो वगैरह नहीं ले पाते सही से, तो ये कहना है बस। अब अगर आपसे बोले F2 कैसे बनेगा, तो F2 का बेटा क्या होता है, फ्लोरीन का 1s2 2s2 2p5। तो बेटा ये एक 2p5 होगा, ये एक फ्लोरीन एटम होगा, और ये दूसरा फ्लोरीन एटम होगा। समझ में आया? किसका किससे ओवरलैप है समझ में आ रहा है, जो होता है। चलिए टाइप्स ऑफ ओवरलैप समझते हैं ना। ओवरलैप मतलब दो एटॉमिक ऑर्बिटल आकर एक दूसरे का से ओवरलैप करे। तो टाइप्स ऑफ ओवरलैप देखिए, ये एक ओवरलैप है 1s का s के साथ, दिस इज s ऑर्बिटल, दिस इज s ऑर्बिटल, दिस इज कॉल्ड ss ओवरलैप। ठीक है, दिस विल बी कॉल्ड क्या बेटा, sp ओवरलैप। तो एक ss ओवरलैप है और एक sp ओवरलैप है। फिर ये आएगा बेटा pp ओवरलैप। ये भी है बेटा pnp ओवरलैप। बट दोनों में थोड़ा अंतर है। एक पीएनपी ओवरलैप इस तरीके से है, इस तरीके से पीएनपी, दूसरा पी इस तरीके से, दूसरा पी इस तरीके से, साइडवेज ओवरलैप है। ठीक है, तो अपने पास दो ओवरलैप है, एक पीएनपी और दूसरा भी पीएनपी। बेटा इस वाले ओवरलैप को हेड ऑन बोला गया है, हेड ऑन, और इस वाले को साइडवेज बोला गया है। दो तरह ओवरलैप है, हेड ऑन एंड साइडवेज। बेटा ये वाला जो ओवरलैप आप देख रहे हैं और ये वाला जो ओवरलैप देख रहे हैं बेटा, ये भी हेड ऑन है एक तरीके से। दिस इज हेड ऑन एंड दिस इज आल्सो हेड ऑन। हमेशा याद रखिएगा, जब भी s ऑर्बिटल होगा उसका ओवरलैप हमेशा हेड ऑन होता है। s ऑर्बिटल ऑलवेज प्रोड्यूस या क्रिएट हेड ऑन ओवरलैप। s orbital produce head on overlap, p orbital can produce head on और sideways। p orbital दोनों प्रोड्यूस कर सकता है,
हेड ऑन भी कर सकता है और साइडवेज भी कर सकता है। एस ऑर्बिटल हमेशा हेड ऑन करेगा। पी ऑर्बिटल हेड ऑन भी कर सकता है, साइडवेज भी कर सकता है। समझ में आया? नेक्स्ट, जब भी हेड ऑन ओवरलैप होगा, यस सर, डन, थैंक यू। जब भी हेड ऑन ओवरलैप होगा, that will be called sigma bond. That will be called sigma bond. That will be called sigma bond. And जब भी sideways overlap होगा, that is known as pi bond. Sigma bond will be denoted like this and pi bond will be denoted like this. So head on overlap and sideways overlap. अब आपको कहीं ये नहीं बोलेगा कि हेड ऑन ओवरलैप हुआ है या साइडवेज ओवरलैप हुआ, ये बताइए। आपसे पूछेगा सिग्मा बॉन्ड है या पाई बॉन्ड है, तो सिग्मा का मतलब हेड ऑन ही पूछ रहा है और पाई का मतलब साइडवेज पूछ रहा है। ठीक है, तो अपने पास एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। एक और तरह का बॉन्ड होता है, वो भी देख ही लेंगे। ये कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व है यहाँ पे? दिस इज कॉल्ड डी एंड डी ओवरलैप। This is again D and D overlap. You have to tell me which is head on and which is sideways. दोनों तो बेटा डी डी है। सेकेंड वन हेड ऑन, ठीक है, सुबायन बेटा सही बोले। दिस इज बेटा साइडवेज। साइडवेज में देखो दो लोब रहते हैं, ठीक है, ऊपर नीचे, एंड दिस इज हेड ऑन। ऐसे ही कर रहे हैं, इनमें से कोई भी मौलिक कभी कभी आ सकता है, बट एज सच चांसेस कम है। ठीक है, तो ये अपना आपका पाई हो गया और ये अपना सिग्मा हो गया। अब था सोच कर बताइए बेटा, कोई एक और तरीका है डी और डी का ओवरलैप कराने का? अच्छा एक बात बताना भूल गए थे, मान लो कहीं पे एग्जाम बुक में पी ऐसा बना दिया है, ठीक है, इस तरीके से बना दिया है, और यहाँ पर एक लाइन बना दिया, यहाँ पर एक लाइन बना, बेटा मतलब ये ओवरलैप है, ठीक है। कितनी बार ऐसे करके बना देगा, लाइन बना देगा, मतलब ओवरलैप आपको मानना है, ठीक है। देखिए बेटा, एक और तरीका है डी एंड डी का ओवरलैप का। ये अपने पास डी ऑर्बिटल है, ये इस तरीके से ओवरलैप कर गए, ये इस तरीके से ओवरलैप कर गए, तो ये साइडवेज है, और इस तरीके से कर गया तो हेड ऑन है। हेड ऑन, साइडवेज। हेड ऑन में बेटा लोब्स कितने ओवरलैप करे, लोब पता है ना बेटा, इसको लोब कहते हैं।
तो वन लोब इज ओवरलैपिंग विथ अनदर लोब, मींस सिंगल लोब इज इन्वॉल्व। यहाँ टू लोब्स आर इन्वॉल्व, ऊपर का लोब नीचे का लोब ओवरलैप कर रहा है। हाउ मेनी लोब्स आर ओवरलैपिंग? इस केस में आपका सिंगल, इस केस में डबल। ठीक है, ऐसे अगर ओवरलैप कर जाए तो बेटा समझ में आ रहा है? इस तरीके से ड्रॉ करके दिखा देते हैं। क्लियर है बेटा? दिख रहा है बेटा? इसका नाम होता है बेटा डेल्टा बॉन्ड। अल्फा बीटा गामा डेल्टा होता है ना, तो डेल्टा बॉन्ड देख लीजिए, सिंपल सा है। सिल्वर वाला सिल्वर से ओवरलैप करेगा और रेड वाला रेड से ओवरलैप करेगा। ठीक है, ये सिंपल सा है। इसमें दिख रहा ना कितने कितने लोब्स इन्वॉल्व है? 4 lobes are overlapping। ठीक है, देखो डेल्टा बॉन्ड जो है बेटा जेई मेन में नहीं है, नीट में नहीं है, एडवांस में है, बस पहचानने देता है। ठीक है, एक पहचानने दे देगा डेल्टा बॉन्ड। अदरवाइज डेल्टा बॉन्ड बेटा देखा जाए तो पूरे एनसीईआरटी के क्लास 11 और 12 में एक जगह भी वर्ड नहीं यूज हुआ है डेल्टा बॉन्ड। समझे बात को? कहीं पर भी वर्ड यूज हुआ ही नहीं डेल्टा बॉन्ड का। क्लियर है ये? ठीक है, किसी को डाउट है तो जल्दी से पूछ लीजिए। Sir, D. Sir, हाँ, I have to tell you one thing. क्या बेटा? Hello, sir. Yes, sir. Sir, you told that the day after tomorrow is our chemistry आपका test. माइक बेटा What on थोड़ा, sir? बेटा माइक थोड़ा अपने आप चेक कीजिए, आपका आवाज कभी मुझे क्लियर नहीं आता बेटा। नहीं है बेटा, एकदम क्लियर नहीं है, एकदम क्लियर नहीं है बेटा, पूरा कोई और बताइए बेटा, क्या पूछ रही है? सर नहीं समझ में आ रहा है। सर मैं केमिस्ट्री टेस्ट अगला किस टॉपिक पे होगा? एटॉमिक स्ट्रक्चर कंप्लीट। ठीक है सर। सिंपल रहेगा। ठीक है ओके सर। बेटा, मॉड्यूल आप लोग जो ले लिए बेटा, प्लीज मॉड्यूल से क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, और अब ऐसे ही आपका टेस्ट होता रहेगा। ओके ठीक है सर। बेटा, ठीक है।